नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन के इस क्रम में आज हम संगम एज को देखने वाले हैं। और ये जो संगम एज है ये किस प्रकार से असेंबल होती है, इसमें किस प्रकार से तमिल पोएट्स जो हैं वो तमिल लिटरेचर को एक साथ इकट्ठा करके उसका कंपाइलेशन बनाते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो संगम एज है इससे मतलब क्या है, तो तमिल कवियों का पूरा एक संगम होता है। संगम का मतलब है मिलाप, जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि प्रयागराज में संगम है 3 नदियों का। सरस्वती को लोग विलुप्त मानते हैं लेकिन बाकी 2 नदियाँ तो दिखाई देती हैं, तो दोनों आकर वहाँ पर मिलती हैं। ठीक वैसे ही संगम में मेल मिलाप होता है, ये आपस में मिलजुल का एक तरह का सम्मेलन होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये लिटरेचर पर आधारित थी, लिटरेचर का कंपाइलेशन करना ये इसका मेन पर्पज था। अब यहाँ आप एक नाम देख रहे हैं जो कि है इरैयानार अगपोलूर। इनके भाष्य में, इनका जो भाष्य था, भाष्य का मतलब होता है भाषा पर आधारित ग्रंथ, जो कि भाषा का डिस्क्रिप्शन दे या उसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करे, उसे कहा जाता है भाष्य। ये टीका नहीं होता है, मतलब कमेंट्री जो आप देखते हैं ना उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। कमेंट्री में एकदम ही आलोचक नज़रिया होता है, मतलब आप जो कमेंट्स देते हैं, जैसे यूट्यूब पे ही कमेंट देते हैं तो उसमें आपके अपने दृष्टिकोण होते हैं। आप एकदम बुराई करेंगे तो जो आखिरी लेवल है वहाँ तक करेंगे, अच्छाई करेंगे तो उसके लिए भी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं। लेकिन भाष्य में थोड़ा फर्क है, वहाँ पर एक संतुलित दृष्टिकोण होता है और ज़्यादातर अच्छाइयाँ ही देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो भाष्य है ये किसका है, ये इरैयानार अगपोलूर का है। थोड़े नाम यहाँ विचित्र होंगे, तो ये संगमिरा के हैं या फिर साउथ इंडियन जो नाम है उन्हें आप देख रहे हैं। ये भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं और ये भाषाएं संस्कृत के ज़्यादा करीब होती हैं, खासतौर पर तेलुगु। अब यहाँ आप देखें कि संगम शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल है, इस वर्ड को यूज़ करने वाला कौन था, तो ये नैनार संत थे। नैनार आप किसे कहते हैं, तो ये शैविज्म से जुड़े हुए संत होते हैं, मतलब शिव के उपासक होते हैं। तो अपार नाम के जो नैनार संत थे उन्होंने इसे सबसे पहले यूज़ किया था। और कुल 3 संगम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो इसका वेन्यू है पांडे किंगडम, मतलब पांड्यों का जो किंगडम है वहाँ पे इन्हें प्रोटेक्शन भी मिलता है, बाकायदा सपोर्ट भी मिलता है। उन्हीं की इच्छा से ये सब होता है, मतलब पांडे राजा इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहीं पर ये 3 संगम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अशोक का जो सेकेंड इंस्क्रिप्शन है यहाँ आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ अशोक के इंस्क्रिप्शन के अलावा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारवेल का है, कलिंग का राजा था खारवेल, तो उसका जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उसमें इस तरह के इंपॉर्टेंट किंगडम जो तमिल रीजन के हैं उनका ब्यौरा प्राप्त होता है, जिसमें कि चोल, चेर, पांड्य ये सब आते हैं। तो यहाँ तक हमने संगम एज के बारे में शुरुआती जो जानकारी है उसको देखा। अभी इसकी जो डीप इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, हालांकि उसमें बहुत सारी बातें कही गई, वो बहुत बहुमूल्य है। अगर आज के समय में हमें इतिहास के बारे में जानना है, खासतौर पर एंशियंट हिस्ट्री को पहचानना है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर कर दिया तो बहुत सारी बातें अनजानी रह जाएंगी। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में ये भी कहा गया है, मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें कहा गया है कि उसने अपने शासनकाल का जो 11वां वर्ष था, मतलब 10 साल तो ऐसे ही गुजरे, लेकिन जो 11वां वर्ष था उसमें तमिल किंगडम जो था या तमिल रीजन जो था, पूरा कहना ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ के 3 अलग अलग किंगडम में 113 साल पुराने त्रामिश देश संगठन को नष्ट कर दिया था। ये काम किसने किया था, खारवेल ने किया था, और खारवेल प्रतापी राजा था। अब यहाँ पर पांड्य किंगडम की अगर बात करें तो इसका उल्लेख मेगस्थनीज का जो इंडिका है, मतलब मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें भी प्राप्त होता है। ये विदेशी यात्री का ब्यौरा है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि देश से लेकर विदेश तक जितने भी लिखने वाले हैं उस समय के ऑथर्स थे, उन्होंने इसके बारे में एक ही जैसी जानकारियाँ लिखी हैं। मतलब ये सत्य है, जो हुआ था उस समय वो वास्तविक। और इसके साथ साथ कात्यायन का जो वार्तिक है उसमें भी ये जानकारी मिलती है। कात्यायन एक ऋषि थे। ऋषि का मतलब ये साहित्यिक ऋषि से तात्पर्य है, वो वैदिक काल वाले की बात नहीं हो रही। उसमें चोल, चेर और पांडे, मतलब यहाँ केरल राज्य के तौर पे या केरल किंगडम के तौर पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब यहाँ ये बताया गया कि संगम वाज असंगम। ठीक है, संगम जो शब्द है उसका मतलब ही होता है संगम, यानी मेल मिलाप, कुल मिलाकर भेंट वार्ता। जैसे मेला होता है ना, अपने यहाँ मेले लगते हैं, उनको हम लोग अंग्रेजी में फेयर कहते हैं, लेकिन मेला शब्द ये हिंदी का है और इसी से आप अर्थ निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेल का मतलब क्या होता है, मिलना। तो मेले जो लगते थे उसका उद्देश्य पुराने ज़माने में ये होता था कि बहुत से गाँव गिराव के लोग एक बड़े से मेले में इकट्ठे होते थे। गाँव का मेला लगता था तो जो बहू बेटियाँ ससुराल चली गई रहती थी और मायके आने का सौभाग्य ऐसे नहीं मिलता था, तो वो मेले में अपने परिजनों से मिल जाती थी, और उसके बाद वहाँ जोर जोर से विदाई वाला जो रोआ रोवट है वो शुरू हो जाता था। तो इस तरह के मेले होते थे, भूले बिछड़े लोग आपस में मिलते थे।
ठीक है। तो ये वाला जो मेला वाला कॉन्सेप्ट है, इसी को संगम शुद्ध रूप में या थोड़ा और अच्छे भाषा में कहा जा सकता है। तो वही चीज़ है। अब कुल मिलाकर ये साहित्यिक मेला था जहाँ पे तमिल पोएट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है और कुल मिलाकर जितने ग्रंथ हैं उनका कंपाइलेशन होता है। तो यहाँ जो कुल शब्द है उसका तात्पर्य है इकट्ठा करना। तो प्रोबेबली ऑर्गेनाइज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चीफ और किंग। राजा के संरक्षण के बिना कुछ संभव ही नहीं है, तो राजा का तो पैट्रोनेज इसमें होगा ही, राजा का पूरा इसमें सपोर्ट रहेगा, तभी कोई चीज़ इस तरह की हो सकती है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 संगम इज फाउंड इन 8th century AD। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये किस जमाने का है, तो जो ऐतिहासिक कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देखें तो 8th century AD की ये बात है, जब ये संगम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एक के बाद एक, और सारे जो है उनका जो ताल्लुक है वो पांड्य किंगडम से। दीज संगम पर गिवन रॉयल पैट्रोनेज फॉर द ऑफ द पांड्य किंग्स। जो पांड्य किंग्स हैं उनके द्वारा इसे रॉयल पैट्रोनेज प्राप्त होता है और इसी वजह से ये और अच्छे तरीके से संपन्न होते हैं। These literary works were earliest स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन लिटरेचर। जो द्रविडियन लिटरेचर है उसको यहाँ से आकार मिलना शुरू होता है, या आप कह लीजिए कि यहाँ से फाउंडेशन रखी जाती है। रहता तो वो पहले से ही है, लेकिन उसे जब लिपिबद्ध कर लिया जाता है, मतलब उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, उसका कंपाइलेशन कर दिया जाता है, तो उसके खोने का या विलुप्त हो जाने का खतरा नहीं रहता है। भाषाओं के साथ ये समस्या होती है, स्क्रिप्ट के साथ भी यही दिक्कत होती है। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक गायब होगा तो दूसरा अपने आप लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पर्याप्त संरक्षण देना पड़ता है और इनका कंपाइलेशन करके इन्हें कम से कम स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में या एक ग्रंथ के रूप में तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आने वाली नस्लें उसके बारे में जानें, नहीं तो वो वहीं पर विलुप्त हो जाएगी। कुछ नई भाषाएं, कुछ विदेशी भाषाएं उस पर चढ़ जाएंगी। यही हाल हम लोगों की भाषा संस्कृत के साथ हुआ। संस्कृत बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन ये अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाई। और साउथ इंडियन लैंग्वेज जो है उनके साथ अच्छा यही हुआ कि उनका कंपाइलेशन समय रहते हो गया, स्क्रिप्ट के रूप में वो ढाल ली गई, और इससे वो उसके जो सबूत हैं वो ऐतिहासिक लोगों को मिल जाते हैं। मतलब जो पुरातत्वविद हैं या इस तरह के हिस्ट्री में रुचि लेने वाले लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको ये प्राप्त होते हैं, तो वो मानते हैं कि साउथ इंडियन लैंग्वेज जो है वो सबसे पुरानी वाली। लेकिन असलियत ये है कि संस्कृत ही सब जितनी भी भाषाएं हैं उनको जन्म देने वाली, और वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाई, क्योंकि वेद जो कि संस्कृत के सबसे स्टार्टिंग वाले टेक्स्ट हैं, हम ये भी मानते हैं कि वैदिक लिटरेचर जो है वो सबसे स्टार्ट वाला है। तो वेद जो है वो सबसे स्टार्ट में लिखे गए, और वो शुरुआती हिस्से में बोलने और कहने पर आधारित थे। मतलब गुरु जो है वो श्लोक पढ़ता था और शिष्य उसको सुनते थे, याद कर लेते थे। उस समय के लोगों की मेमोरी एलिफेंट मेमोरी होती थी, तो वो याद कर लेते थे और फिर वो अपने आने वाले जो शिष्य उनके होते थे उनको सुनाते थे। तो ये श्रुति पर आधारित थे। इन्हें श्रुति कहा भी गया है, ये इंग्लिश में भी आप श्रुति के तौर पर ही देखते हैं। ठीक है, बाद में इसे स्क्रिप्ट के रूप में ढाला जाता है वेद व्यास के द्वारा, लेकिन तब तक इसका आधा से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया रहता है। तो देर से जब होगा तो उसी समय से उसका कैलकुलेशन होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग फिलहाल साउथ इंडियन लैंग्वेज, खासतौर पे जो द्रविडियन फैमिली के लैंग्वेज है उनको देख लें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पेसिमेन जो है, इसके अर्लीस्ट स्पेसिमेन द्रविडियन लैंग्वेज के, वो यहाँ से दिखाई देते हैं। ये लिटरेरी वर्क है, और अकॉर्डिंग टू तमिल लीजेंड्स देयर वर 3 संगम एकेडमी ऑफ तमिल पोएट, इसे इस तौर पे देखा गया है, हेल्ड इन एंशियंट साउथ इंडिया, पॉपुलरली कॉल्ड मुचंगम। यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन किया गया है इसे ध्यान से देखिएगा, इन्हीं संगमों को मुचंगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये जो अलग अलग ढंग के प्रोनाउंसिएशन है, एक ही शब्द के लिए डिफरेंट टाइप के वर्ड्स क्षेत्र के हिसाब से, जैसे नॉर्थ में कुछ और, साउथ में कुछ और, तो इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। खासतौर पे साउथ इंडियन जितने भी इस तरह के टेढ़े वाले वर्ड हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी तो बहुत मन से पूछता है, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये मुचंगम जो है ये असल में संगम को ही दर्शाता है। अब यहाँ पर जब लिटरेचर की बात हो रही है, संगम का मेन पर्पज़ क्या था? लिटरेचर को कंपाइल करना। तो लिटरेचर पर चर्चा कर लेते हैं सीधे सीधे। तो संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो इसमें संगम का जो संग्रह है उसमें 8 जो पोएट्री कंपाइलेशन है या पोएट्री के संग्रह हैं वो दिखाई देते हैं, और 8 संकलनों में से 6 जो है वो काव्य के रूप में इसमें शामिल किए जाते हैं। और एत्तुकाई ये 8 संग्रह, और जो पुत्तु पात्तु है इसमें 10 गीतों का संग्रह, मतलब 10 जो सॉन्ग्स हैं वो इसके अंदर कंपाइल किए गए। मतलब इसका नाम है पुत्तु पात्तु। तो जो पात्तु शब्द है वो असल में गीत को दर्शाता है, सॉन्ग को दर्शाता है, उसका मतलब ये होता है सॉन्ग। और ये जो है इसमें से 9 में शामिल थे, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और इन जितने भी पोइट्री यहाँ लिखी गई है संगम लिटरेचर के अंतर्गत, तो ये सारी पोइट्री की जो स्टाइल है और कुछ इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अगर देखा जाए तो ये पूरी संभावना दिखाई देती है कि ये जो लिटरेचर है इसको रचा कब गया था। ये तो कंपाइलेशन का समय है, ये रचने का समय नहीं है, ये सब पहले से मौजूद थे। तो इनकी जो रचना है वो 3rd सेंचुरी AD के आसपास होती है, माफ़ कीजिएगा 3rd सेंचुरी BC के आसपास होती है। यहाँ BC और AD में कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। 3rd सेंचुरी BC का जो समय है वहाँ से शुरू होती है और 3rd सेंचुरी AD वाले टाइम तक आ जाती है, ठीक है। ये दोनों है, मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी के बीच में हुई, यानी एक लंबा समय अंतराल था, उसमें न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए।
और जो 8th सेंचुरी का टाइम था उसके मिडिल पार्ट तक आते आते ये जितने भी संकलन हैं, जितने भी कंपाइलेशन है, इनको कलेक्ट किया जाना स्टार्ट हो चुका था। और आगे जाके ये बहुत बड़ा एक जो भंडार है या आप कह लीजिए कि महाग्रंथ है, उसका आकार ले लेता है। और इसे एत्तु तोकी और पत्तु पातु के तौर पे हम देखते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं इन्हें आपको देखना है और याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ देखिए कि संगम लिटरेचर जो है इसको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुपों में। और 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक तो वर्णनात्मक है यानी नैरेटिव है, उसमें नरेशन है ढेर सारे, और दूसरा वाला जो है उसमें सिर्फ जो डिडेक्टिक फॉर्मेट है वो दिखाई देता है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो उपदेश है वही बाजे गए। तो उपदेश वाला जो भाव है ना वो कम है। पहले क्या किया गया है कि नरेशन दिया गया है, नरेशन के आधार पे कुछ स्टोरीज, कुछ जो पोएट्री है, पोएट्री में भी स्टोरी वाला ही फॉर्मेट है, किसी न किसी व्यक्ति का जो कि समकालीन था या उस समय कोई व्यापारी है, कोई राजा है, उसके जीवन पर आधारित कविताएं लिखी गई और उन कविताओं से क्या शिक्षा मिलती है तो इसको उपदेश वाली भाषा में यहाँ ढाल दिया गया है। तो वो डिडेक्टिव जो स्टाइल है उसमें दिखाई देते हैं। द नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड, अब यहाँ अलग अलग नाम भी रख दिया गया। ये तो नरेशन के तौर पे हम लोग ऐसे अंग्रेजी में देख रहे हैं ना, इसका जो साउथ इंडियन या द्रविडियन नाम है उसको देख लेते हैं। तो जो डिडेक्टिक माफ़ कीजिएगा नैरेटिव टेक्स्ट है उसमें मेलक कन्नातु या मेलक कन्नाकु, ये जो है इसमें 8 बड़ी रचनाएं, और ये किस रूप में है, ये वर्णनात्मक है यानी नैरेटिव है। नैरेटिव टेक्स्ट के तौर पे हम इसे देखते हैं। और 8 जो बड़ी रचनाएं हैं उनको एंथोलॉजीज के तौर पे देखा जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 18 मेजर वर्क्स के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन उन्हें अगर अलग करके देखा जाएगा तो जो शुरुआत के 8 वाले हैं वो असल में बड़े हैं, मतलब उसमें संकलन किया गया, एक तरह का कंपाइलेशन है, तो उसका आकार बड़ा है, तो उनको हम बड़ा मानेंगे। और नहीं तो फिर आप एक फैक्ट के आधार पे देख रहे हैं तो इसमें 18 बड़ी रचनाओं को देखते हैं, तो 18 में फिर इसकी जो पार्ट है उनको देख लेते हैं। 8 जो है वो कंपाइलेशन के तौर पे है या जो उनका एंथोलॉजीज है उससे आप देख रहे हैं, और 10 जो है वो कैसे हैं, ये पोइट्री के फॉर्मेट में गीत संग्रह के तौर पे आप इसे देख पाएंगे। अब इनमें से जो वीर रस की कविताएं हैं, मतलब ज़्यादातर इसमें कैसा है, वीरता का भाव है, तो ये जो कविताएं हैं ये ज़्यादा मिलती हैं। और उपदेशात्मक जो रचनाएं हैं, मतलब जो डिटेक्टिव वर्क है उसमें अगर देखा जाए तो किलक्का नाकू या किलका नाकू ये कहा जाता है, इसमें 18 छोटी छोटी रचनाएं, बड़ी वाली नहीं है, मतलब इसका फॉर्मेट छोटा है कुल मिलाकर, ये देखकर मालूम हो रहा है। तो 18 छोटी छोटी रचनाएं इसके अंतर्गत आती ये है। अब बड़ी संख्या में यहाँ जो तमिल डिटेक्टिव वर्क है वो तिरुवल्लूर नाम के जो संत थे, मतलब तिरुवल्लूर की रचना थी, तिरुवल्लूर संत थे वो वहाँ के बड़े, तो इनकी रचना थी तिरक्कुल, और इसमें नीति शास्त्र यानी पूरा जो एथिक्स वाला पार्ट है वो दिखाई देता है। इसके अलावा और भी फिलॉसफी और पॉलिटी, इसके अलावा लव स्टोरी, ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब ये जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये सब इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। और ये जो तिरक्कुल आप देख पा रहे हैं ये तमिलनाडु का पंचम वेद माना जाता है, यानी 4 वेद तो पहले से ही है, ये 5वें नंबर पर माना जाता है। और तमिल लिटरेचर में इसे एक उज्ज्वल रत्न की श्रेणी में रखा गया है। और अगला वाला आप देखें, यहाँ पर तोल्लकापियार का जो ग्रंथ है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शिलप्पाधिकारम का यहाँ जिक्र किया गया है, तो शिलप्पाधिकारम को एक बहुत बड़ा जेम माना जाता है अर्ली तमिल लिटरेचर का, ये भी एक रत्न के तौर पे। तो सारे तो रत्न ही हैं क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोवलम की स्टोरी है, मतलब लव स्टोरी है, लव स्टोरी में बहुत सारी नीतिगत बातों को समझाया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ संगम लिटरेचर का अगर टोटल हम देखें तो इसमें ये पूरी तरह से, या आप कहिए कि मेनली, कुछ साइड वाला डिफरेंट हो सकता है, मेनली इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, तमिल लैंग्वेज ही इसमें यूज़ की गई। द मेजर वर्क्स ऑफ संगम एज इंक्लूड तोल्कापियम, इत्तू तोके, पत्तू पातू, ये सब ग्रंथों के नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पदिने किल्ल कड़कू, इस तरह के जो टेक्स्ट हैं या ग्रंथ हैं। इसके अलावा शिलप्पाधिकारे, मणि मेखले और जीवक चिंतामणि, और इस तरह की जो एपिक्स हैं वो सब इसमें शामिल है। मतलब महाकाव्य कुछ हैं और कुछ जो है वो सामान्य रचनाएं हैं, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये सारे ग्रंथ आप देख रहे हैं। अब यहाँ तोल्लकापियम के बारे में दिया हुआ है कि तोल्लकापियम के लेखक हैं तोल्लकापियार, अभी देखा ना कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और जो सेकंड संगम का एकमात्र उपलब्ध टेक्स्ट है, और बाकी तो जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपाइलेशन के बाद भी जो टेक्स्ट हैं या जो उनकी पांडुलिपियाँ, स्क्रिप्ट वगैरह है, उनको सुरक्षित रखा ही गया। काफ़ी हद तक तो वो नष्ट हुई और कुछ बची, लेकिन जो बची वो बताने के लिए पर्याप्त हैं। तो तोल्लकापियम के लेखक तोल्लकापियार हैं। और दक्षिण भारत का जो ये संगम वाला पूरा समय था, सेकंड संगम तक उपलब्ध ये एकमात्र एंशिएंट टेक्स्ट के तौर पर देखा जाता है। और इसका संबंध ग्रामर से है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लव स्टोरी है या कोई पॉलिटी की चीज़ें लिखी गई हैं, ये ग्रामेटिकल बुक है। और चूंकि ग्रामेटिकल बुक है तो ज़्यादातर तो ग्रामर ही होगा, मतलब तमिल लैंग्वेज का ग्रामर होगा, लेकिन इसमें भी तत्कालीन जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल या सोशल सिचुएशन थी, तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, उसका ब्यौरा प्राप्त होता है। तो ये सारी जानकारियाँ हमने यहाँ से देखी।
अब जो संगम हुए हैं उनका प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, उसमें चेयरमैन कौन था ये देख लेते हैं, और आउटकम या रिलेवेंट फैक्ट जो उससे जुड़े हुए हैं जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट संगम जो है वो किसकी अध्यक्षता में होता है? अगस्त्य मुनि की अध्यक्षता में होता है। अगस्त्य मुनि जो थे ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के जानकार थे, मतलब ये हथियार भी चला लेते थे और पढ़ा भी लेते थे, विद्वान और योद्धा दोनों थे, और ये शिव के उपासक थे, यानी शैविज्म में बिलीव करते थे। भगवान शिव से आज्ञा लेके, ऐसा माना जाता है, मतलब ये एक तरह की मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं और वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ उनकी तपस्या करके उनसे आज्ञा लेकर ये साउथ की ओर मूव करते हैं और वहाँ जाकर सभ्यता का प्रचार प्रसार करते हैं, वहाँ के असभ्य और जंगली लोगों को शिक्षित करते हैं, ये मान्यता दिखाई जाती है। और इसीलिए अगस्त्य मुनि की बड़ी मान्यता है, वो भाषा और जितनी भी चीज़ें हैं, साहित्यिक चीज़ें हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। इसके साथ साथ कुमार कार्तिकेय का भी वर्णन प्राप्त होता है। कार्तिकेय भी इसी उद्देश्य से दक्षिण भारत की ओर जाते हैं शैविज्म के प्रचार के लिए, और वहाँ पे इन्हें मुरुगन स्वामी के तौर पे देखा जाता है, मतलब पूजित हैं। तो ये सब आपने देखा। फिलहाल अगस्त्य मुनि जो है वो इसके चेयरमैन रहते हैं, और इट्स वर्क्स डिड नॉट सर्वाइव। इसमें जो काम हुए हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इसकी वजह चाहे जो रही हो, संरक्षण का अभाव तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर कंपाइलेशन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से संरक्षित भी किया गया होगा, लेकिन जो इन्वेशन होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, ये बड़ी बड़ी सभ्यताओं को खा जाते हैं। तो संभवतः इन संगमों के या संगम के जो टेक्स्ट हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये आप देखें, और थेन मदुरै ये इसका लोकेशन था जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा वाला जो है वो कपाटपुरम में आयोजित किया जाता है, और यहाँ अगस्त्य तोलकापियार से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अगस्त्य मुनि हैं, ये अगस्त्य के डिस्पाइल हैं, यानी उनके शिष्य हैं। और तोलकापियार इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जो कि सेकंड संगम में सर्वाइव कर पाता है, बाकी सब तो खत्म हो जाता है। मतलब सेकंड संगम तक सर्वाइव करने वाला एकमात्र टेक्स्ट था तोलकापियार, माफ कीजिएगा तोलकापियम, जो कि एक ग्रामेटिकल बुक थी, लेकिन इससे भी सोशल और इकोनॉमिकल चीज़ें हमें प्राप्त होती। तोलकापियार के द्वारा इसको लिखा गया था, और तोलकापियार का पूरा नाम अगस्त्य तोलकापियार। तीसरा वाला जो है वो मदुरै में होता है, और इसी में जो तमिल टेक्स्ट है उसके ज़्यादा साक्ष्य या ज़्यादा एविडेंसेस जो है वो हमें मिलते हैं। तो ये मदुरै में होता है, और नक्कीरर इसके चेयरमैन रहते हैं। वनली तोलकापियम अ तमिल ग्रामर बाई तोलकापियार सर्वाइव। तो ये जो है ना ये ऊपर वाला है, ठीक है, यही रिपीट कर दिया है यहाँ पे, ये सेकंड संगम की इन्फॉर्मेशन दे दी है। असल में थर्ड वाला जो संगम था उसमें मौजूदा संगम साहित्य का जो पूरा टोटल कंपाइलेशन है वो हो जाता है, और यही वाला जो पार्ट है ये मेनली सर्वाइव कर जाता है सौभाग्यवश, और इसीलिए तमिल लिटरेचर सुरक्षित रह जाता है। अगर ये भी नहीं बचता तो तमिल लिटरेचर का जो आधा से अधिक हिस्सा था वो नष्ट हो चुका था। तो दूसरा और पहला संगम जो है उसमें कुछ खास नहीं हो पाता है मेहनत के बावजूद, लेकिन तीसरे वाले में संरक्षण होता है। यहाँ तक हमने देखा, आगे चलते हैं। अब इसमें चोल, चेर और पांड्य जो किंगडम थे साउथ इंडिया के, उन्हें देख लेते हैं। और इसमें चेरों को सबसे पहले देखेंगे तो संगम लिटरेचर की अगर बात करें तो उसकी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेर राज्य की ही उसमें से प्राप्त होती है। जो संगम लिटरेचर है उसमें चेर किंगडम के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और पहला चेर रूलर था, इसका नाम था उदयनजेरल, ठीक है, मतलब चेर डायनेस्टी या आप कह लीजिए चेर किंगडम की नींव रखने वाला उदयनजेरल था। और ये महाभोज की टाइटल को एज्यूम करता था, खुद से इसने धारण किया था। महाभोज यानी महाराजा, भोज का मतलब होता है राजा। और चेर जो है उन्होंने मॉडर्न जो केरल राज्य है उसका मिडिल पार्ट पूरा अपने अधिकार में लिया था, और उसके नॉर्दर्न पार्ट पे भी इनका कब्जा था। और तमिलनाडु का कोंगू रीजन जो था वो इन्होंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। इनकी कैपिटल का नाम वांजी था, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे मुसिडी और टोंडी नाम के जो पोर्ट हैं वो इनके कंट्रोल में हुआ करते थे। मतलब जल व्यापार जो था, वाटरवे था, उस पर भी इनका कुछ हद तक कंट्रोल दिखाई देता है। अब चेरों का जो सिंबल था, मतलब स्टेट इम्बेलम के तौर पे आप कह सकते हैं, तो वो बो और एरो था। मतलब एरो इनका कुल मिलाकर धनुष, तीर तो उसके साथ रह गए, धनुष जो था वो मेनली इनका स्टेट इम्बेलम के तौर पे मालूम होता है। और जो पहली शताब्दी का समय था, या आप कह लीजिए कि ईसा की पहली सेंचुरी कही जाती है, तो उसमें पुरगुल या पुगलुर ये एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब ये रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी शिला पे लिखा गया है। और इससे चेर शासकों की 3 अलग अलग पीढ़ियों की, मतलब 3 अलग अलग जो इनकी डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसकी जानकारी मिलती है। चेर राजा जो है ये रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। रोमन किंगडम भी उस समय काफ़ी ज़्यादा वैभव से संपन्न था, मतलब अपनी चरम सीमा पर था, तो उनके साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। और ये भी कहा जाता है कि ऑगस्टस का एक मंदिर भी इन्होंने बनवा रखा था। तो ऑगस्टस जो है ये ग्रीक या जो रोमन देवता हैं उसके तौर पे पूजे जाते हैं। इसके साथ चेरों में सबसे महान राजा की अगर बात करें, वैसे तो नींव रखने वाला जो राजा है उसे आपने शुरुआत में देखा, लेकिन शेन गुट्टवन या सेनु गुट्टवन नाम का जो रूलर था वो इनमें सबसे प्रतापी माना जाता है। और इन्हें लाल या अच्छे चेर के तौर पे भी प्रोनाउंस किया जाता है। अच्छा, सेन गुत्तवन की एक खास बात ये थी कि इसने पत्नी वर्शिप को शुरू किया, या पत्नी पूजा नाम का जो एक प्रथा है, रस्म है, उसको स्टार्ट किया, यानी पत्नी की पूजा। पत्नी माने पत्नी,
तो ये वाइफ की वर्शिप थी और इसे कणग्गी पूजा भी कहा जाता है। शिलप्पाधिकारम आपने देखा था ना, वहाँ कोवलन और कणग्गी की जो कथा है वो दिखाई देती है। तो कणग्गी पूजा से ये स्टार्ट होता है, बाद में इसको पत्तिनी पूजा के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और साउथ इंडिया में माफ़ कीजिएगा, साउथ इंडिया से चाइना में दूध भेजने का काम ये पहली बार शेन गुट्टवन के समय में ही होता है। मतलब चाइनीज़ जो व्यापार था या चाइनीज़ किंगडम था उनके साथ भी इनके संबंध दिखाई देते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, चोलों को देख लेते हैं। तो चोल जो है, चोल किंगडम वाज सिचुएटेड बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर। ये रिवर्स के जो नाम है और इनका बीच का जो लोकेशन है ये आपको पता होना चाहिए। द चोल कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इनका जो मेन कंट्रोल था वो कहाँ पे था? सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट था जो तमिलनाडु का, वहाँ पे था। देयर कोर एरिया ऑफ रूल, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देयर कोर एरिया ऑफ रूल वाज कावेरी डेल्टा। कावेरी नदी का जो पूरा डेल्टाई रीजन है वहाँ पे इनका कंट्रोल था। लेटर नोन एज चोल मंडलम। ये पूरा जो डेल्टाई रीजन था और प्लस आसपास के क्षेत्र मिलाकर ये पूरा जो क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र हो जाता है, मतलब बड़ा रीजन इसमें कवर होता है, तो इसको चोल मंडलम के नाम से जानते हैं। मंडल मतलब होता है घेरा और चोल मतलब यहाँ किंगडम से है। तो ये आपने देखा, चोलों का घेरा इसका मतलब है। देयर कैपिटल वाज उरैयूर। इनकी जो शुरुआती कैपिटल थी वो उरैयूर थी और नियर तिरुचिरापल्ली टाउन। तिरुचिरापल्ली जो टाउन है तत्काल की लोकेशन के हिसाब से यहाँ मैच किया जाता है, तो ये इसकी लोकेशन दिखाई देती। और पुहार और ये कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। पुहार को ही कावेरी पत्तनम कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। वाज एन अल्टरनेटिव रॉयल रेजिडेंस एंड चीफ पोर्ट टाउन। ये मूल रूप से चीफ पोर्ट टाउन था। टाइगर वाज देयर एम्बेलम। इनकी जो स्टेट एम्बेलम थी वो बाघ था, ठीक है, थी नहीं बल्कि था। तो टाइगर इनका स्टेट एम्बेलम था और चोल इतने ही ज़्यादा शक्तिशाली भी थे, तो इन्होंने स्टेट एम्बेलम सही चुनकर रखा था। द चोल आल्सो मेंटेन एंड इफिशियंट नेवी। इन्होंने एक जो इफिशियंट नेवी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुशल इनकी नेवी हुआ करती थी, ऐसी वैसी नहीं थी, तो इस प्रकार की नेवी ये रखते थे। और किंग करिकाल वाज अ फेमस किंग ऑफ संगम चोलास। ये जो संगम चोल हैं यानी संगम काल के चोल हैं, इनमें सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? करिकाल था। और पत्नी पाल्ले नाम का जो टेक्स्ट है इसमें इसका पूरा जो लाइफ स्टाइल है या इसकी पूरी बायोग्राफी है वो दिखाई देती है और इसके जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे वो भी इसमें दर्शाए गए हैं। तो ग्रंथों से भी राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो ग्रंथ पॉलिटिकल तरीके से लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी तत्काल की स्थितियों से बच नहीं पाता है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि मेनी संगम पोएट्स मेंशन द बैटल ऑफ वेन्नी। ये वेन्नी का जो बैटल है ना, इसके बारे में बहुत सारे पोएट्स ने अपने अपने ग्रंथों में लिखा है या अपनी रचनाओं में लिखा है। वेयर ही डिफीटेड द कॉन्फिडेंसी ऑफ चेर पांडे एंड 11 माइनर चिप्टन्स। मतलब एक संयुक्त सेना थी जिसमें कि चेर पांडे और छोटे छोटे सरदारों का पूरा एक गुट हुआ करता था। ये दल जो है एक साथ मिलकर चोलों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है और चोल इसमें सबको सामूहिक रूप से पराजित कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, ऋग्वैदिक एज है तो उसमें दशराग्य युद्ध, और इसके बाद आप बाहर वाला जो मिडिल पार्ट है या मॉडर्न इंडिया वाले हिस्से को देखते हैं तो उसमें बक्सर का युद्ध होता है। 3 संयुक्त सेनाओं को रॉबर्ट क्लाइव की सेना पराजित करती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है, मतलब चोल जो है वो सबको इकट्ठे हरा देते हैं, फिर इनके खिलाफ सिर उठाने वाला कोई बचता नहीं। और साथ में यहाँ आप देख पा रहे हैं वेंडी का युद्ध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और संगम लिटरेचर में इसका कई बार वर्णन दिखाई देता है, ये भी एक बात है। तो चेर और पांडे सहित 11 राजाओं का जो पूरा दस्ता था उसको ये डिफीट करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। तो करिकाल का मतलब भी होता है दुश्मनों का काल। अरि और करी जो है ये आपस में सिमिलरिटी रखते हैं और इनका अर्थ भी लगभग एक जैसा है। तो दुश्मनों का विनाश करने वाला या दुश्मनों को मारने वाला, शत्रुहंता, तो ये इसके नाम का मतलब था। इसने अपने नाम को सार्थक किया और इसकी जो मिलिट्री कैंपेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी। देखिए, शासक बहुत सारे योग्य हुए हैं। भारतीय इतिहास अगर एंशियंट टाइम पीरियड देखा जाए तो उसमें भी, मेडिवल वाले में भी बाहर से आए हुए जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि यहाँ रूल किया, तो उनका भी जो समय है उसमें भी बहुत सारे ऐसे योग्य हुए हैं, लेकिन किस्मत का साथ कुछ को ही मिलता है। तो जो डेस्टिनी इनकी है वो भी इन्हें प्रभावित करती है, सिर्फ इनकी योग्यता ही नहीं। तो एबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा भाग्य का सहयोग यहाँ आवश्यक माना जाता है। मतलब प्रारब्ध वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग माने या ना माने, लेकिन इन राजाओं पर लागू होता था। हालांकि ज़्यादातर इनकी एबिलिटी से ही होता था। तो करिकाल के अंदर वो योग्यता थी और ये पूरा जो तमिल रीजन होता है ना, तमिल एरिया, जितने बड़े भूभाग पे कब्जा कर सकता था इसने कर लिया। और आप खुद सोच कर देखिए कि जब बाकियों को ये एकदम से हरा देता है तो कुछ रोकने वाला कोई रास्ते में बचता नहीं। तो इस प्रकार से चोलों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्हीं के समय में बढ़ती है। और करिकाल ने पुहार यानी कावेरी पत्तनम जो है उसको बसाया था। उरैयूर जो पुरानी राजधानी इनकी थी चोलों की, उसको वहाँ से हटाकर कावेरी पत्तनम में ट्रांसफ़र कर दिया था। और इसके अलावा कावेरी नदी के किनारे करीब 160 किलोमीटर लंबा जो डैम का निर्माण कार्य है वो भी ये करवाता है। डैम बनवाने का मतलब है कि ये सिंचाई की व्यवस्था और जितनी भी पानी की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करवाता है।
इसके बाद आप पांड्यों को देख लेते हैं। तो पांड्य किंगडम जो है इसकी लोकेशन पहले तो आप जानते रहिए, ये मैप में लोकेट कर लीजिएगा, ऐसे आपको भूल जाएगा। नीचे जो साउथ इंडिया का मैप है इसे बनाकर उसमें इसको लोकेट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी नदी के बीच में कौन सा किंगडम था या किसके डेल्टा में कौन सा किंगडम था। फिलहाल पांड्य किंगडम की अगर बात करें तो ये इसकी सिचुएशन है साउथ ऑफ रिवर कावेरी, यानी कावेरी रिवर का और जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी और दक्षिण की तरफ जाएंगे। और पांड्य रूल फ्रॉम मदुरई, यहाँ मदुरई वाला जो क्षेत्र था वहाँ से ये शासन करते थे। मूल रूप से इनका केंद्र मदुरई के आसपास था। पांड्य किंगडम ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके एकदम जो लास्ट वाला साउदर्न पोर्शन है, एकदम दक्षिणी किनारा जिसे कहा जाता है, वहाँ से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था। साउथ ईस्ट में भी इन्हीं का शासन। और कोरकई इनकी स्टार्टिंग वाली कैपिटल थी। बाद में मतलब कोरकई की लोकेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये बे ऑफ बंगाल का जो थंबर पराड़ी नाम का संगम है वहाँ पे, मतलब उसके पास में स्थित थी। अब पांड्य किंगडम का जो स्टेट एम्बेलम था या इनका जो सिंबल था वो मछली था। ठीक है, मछली को ये अपने एम्बेलम के तौर पे यूज़ करते थे। और आप जानते ही हैं कि जो 3 संगम ऑर्गेनाइज किए गए वो इन्हीं के संरक्षण में और इन्हीं राजाओं के सपोर्ट की वजह से ऑर्गेनाइज हो पाए और पर्याप्त मात्रा में यहाँ से तमिल लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इससे ये पता लगता है कि पांड्य जो थे उनकी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी तुलनात्मक रूप से बाकियों के। अब यहाँ आप देखें कि ये जो शासक थे, पांड्य शासक, ये भी कमज़ोर नहीं थे। हाँ, चोलों के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो अलग बात है। तो पांड्य रूलर्स जो थे उन्होंने अपनी एक रेगुलर आर्मी डेवलप करके रखी थी जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे लड़ने में सक्षम थी। संगम लिटरेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पांड्य किंगडम काफ़ी ज़्यादा रिच था और वैभव संपन्न था। इसके अंदर समृद्धि थी, व्यापार इनके बढ़िया तरीके से होते थे। और इस किंगडम का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। और मेगस्थनीज ने ये बताया है कि ये राज्य जो है ये अपने मोतियों के लिए काफ़ी फेमस था। तो मोती जो है वो समुद्र में ही मिलेगा, आप जानते हैं। तो ये पर्ल का जो व्यापार का काम है वो करते थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके पास चीज़ें थी। हाँ, ये है कि समाज में जो विडोज़ होती थी उनके साथ बुरा बर्ताव होता था। ये एक रूढ़िवादी परंपरा यहाँ दिखाई देती है। मतलब कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं की जो कंडीशन है वो बढ़िया नहीं। अब यहाँ कुछ जनजातियाँ होती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ किंगडम है तो जो अच्छे खासे सुशिक्षित और भद्र लोग हैं वही रहा करते थे, ऐसा नहीं था। बहुत सारी जंगली आदिवासी टाइप की जनजातियाँ वो भी वहाँ पाई जाती थी आसपास। तो इसमें से एक जनजाति थी कलभ्रस। और ये जो जनजाति है ये हमलावर होती है, गुरिल्ला वार करती है। तो ये गुरिल्ला वार करके इन्हें कमज़ोर कर डालती है। समृद्ध ये रहते ही हैं तो पैसा रुपया लूटने के लालच से ये इस तरह के युद्ध प्राय लूटने के उद्देश्य से ही होते हैं, तो बार बार हमला करते हैं। तो इस वजह से ये किंगडम कमज़ोर पड़ जाता है। अब ये जो जनजाति है ये बार बार आक्रमण करती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि नल्लिव कोंडन जो है ये संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। मतलब संगम लिटरेचर के हिसाब से नल्लिव कोंडन जो है ये अंतिम राजा है। अब ये अंतिम है अथवा नहीं, ये सिर्फ लिटरेचर से ही सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा। मौर्य डायनेस्टी को देख लेते हैं। 321 BCE से लेकर 184 BCE तक ये पूरा डायनेस्टी चलती है। और इसमें शुरुआती राजा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अशोक के बाद के जो रूलर हैं वो उतने योग्य नहीं रहते हैं और योग्यता न होने के पीछे कई कारण होते हैं। तो शुरू करते हैं इससे। चक्रवर्ती सम्राटों का पूरा एक ऐतिहासिक युग शुरू होता है यहाँ से। और इसमें आप देख रहे हैं कि मगध अपनी चरम सीमा पर था। मगध की जो सामर्थ्य है वो नंद वंश के समय में, यानी जो नंद डायनेस्टी है उसके समय में अपनी सर्वोच्च सीमा पर थी। हालांकि मगध में इससे पहले भी शक्तिशाली रूलर हुए हैं, जैसे कि हर्यक डायनेस्टी में आप जितनों को देखिए, शुरुआती जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसमें से कोई भी किसी से कम नहीं था। ठीक वैसे ही शिशुनाग डायनेस्टी भी है। लेकिन नंदों के समय में, महापद्म नंद के ज़माने में बहुत बड़ी शक्ति ये बन जाते हैं। मगध अपने आप को बहुत स्थापित कर लेता है। और धीरे धीरे करके धनानंद के समय तक आते आते मगध साम्राज्य बहुत रिच हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और इनके पास लंबी चौड़ी सेना रहती है, हाथियों की सेना रहती है, जिससे कि सिकंदर तक डर जाते हैं। ठीक है। और नंद डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था घनानंद, वो प्रतापी शासक तो था, उसके अंदर योग्यताएं थी, तभी वो किंग बना हुआ था और उसने किंगडम को संभाल कर रखा हुआ था। हालांकि तब तक साम्राज्य इतना मजबूत हो जाता है कि कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एबिलिटी तो थी, लेकिन वो लालची था, धन का लोभी था, जैसा उसका नाम था। तो धन इकट्ठा करने की ख्वाहिश उसके अंदर थी कि हम खूब अमीर बन जाएं। और इसके लिए वो जनता से मनमाने टैक्स वसूली का काम करवाता था। जो नागरिक थे वो असंतुष्ट हो गए थे राजा के इस अत्याचार से, और यही जन विद्रोह का कारण बनता है। तो जनता का समर्थन चंद्रगुप्त को मिल जाता है और चाणक्य जैसा योग्य गुरु मिल जाता है। चंद्रगुप्त के अंदर अपनी योग्यता और वीरता रहती ही है। तो एक नया साम्राज्य उदित होता है जो कि चंद्रगुप्त की माता मुरा के नाम पर स्थापित हुआ था, इसीलिए इसको मौर्य वंश कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी जाती है। मतलब ये एम्पायर स्टार्ट होता है 321 BCE से। और इसका जो एक्सटेंशन था उसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा शुरुआती दौर में ही था। मतलब अगर नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में आप चले जाएँ तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इसका पूरा प्रसार था। और पूर्व में कहना ही नहीं है, आप जानते ही। इनके जो पौत्र थे यानी ग्रैंडसन थे अशोक, मतलब चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। तो उन्होंने आरंभिक भारत के सर्वप्रसिद्ध राजा के तौर पे अपना
अपनी शक्ति की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त तो लोकप्रिय थे ही, लेकिन उसके बाद बिंदुसार और अशोक की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। इन्होंने अपने समय में पूरा जो आर्यावर्त था, या आप कह लीजिए कि अखंड भारत का जो पूरा साम्राज्य था, उसको और ज़्यादा विस्तृत किया था। कलिंग युद्ध इनका लास्ट युद्ध था, और उसके बाद ये हिंसा का त्याग करके अहिंसा की ओर चले जाते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने देखा। कलिंग का मतलब यहाँ पे मॉडर्न ओडिशा से तात्पर्य है। अब यहाँ एक टेबल बनी हुई है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सिंह स्तंभ, ठीक है, ये सिंह स्तंभ जो आप देख रहे हैं ये भी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ है। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष इसमें बना हुआ है। ये नीचे स्तंभ का जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि उल्टा कमल रखा हुआ है, मतलब कमल जो है वो उल्टा, इसकी पंखुड़ियाँ नीचे हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जहाँ से डंठल जुड़ता है, वो ऊपर। इसके ऊपर एक सिंह विराजमान है, और एक सिंह नहीं है बल्कि ये 4 हैं टोटल। इन्हें अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये 4 हैं। सामने से 3 दिखाई देते हैं और एक पीछे है। ये आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, मतलब सबका मुंह सामने की ओर है, चाहे आप जिधर से देखिए, और इनकी पीठें आपस में सटी हुई। ये 4 द्वारपाल हैं, मतलब बॉडी गार्ड के तौर पे आप इन्हें देख सकते हैं, जिन्हें कि दिक्पाल कहा जाता है या दिशा रक्षक कहा जाता है। 4 दिशाएं और 4 दिशाओं के 4 रक्षक। शेर जो है वो शक्ति का प्रतीक होता ही है। तो ये आप देख सकते हैं, और नीचे इसमें जानवरों के चित्र बने, जैसे घोड़ा है, यहाँ पे वृषभ है, इस प्रकार के जो जानवर हैं नीचे अंकित हैं, और ये धर्म चक्र है। ये पूरा अशोक स्तंभ का सिंबल है, और ये हमारा भारतवर्ष का भी इम्बेलम है, आप जानते हैं भारत सरकार का चिन्ह है। अब यहाँ जो टेबल बनी है उसको देख लेते हैं। तो टेबल में चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये फाउंडर है, मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो था वो बृहद्रथ था। यहाँ वो बृहद्रथ डायनेस्टी जो एकदम स्टार्टिंग वाली मगध पे रूल करने वाली डायनेस्टी थी उसकी बात नहीं हो रही है। ये मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर है उसके तौर पे देखे जा रहे हैं, तो बृहद्रथ। और कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का वैभव इन्हीं के समय में चरम सीमा पर था। इम्बेलम यही इम्बेलम के तौर पे अगर आप देखें तो इसमें मयूर जो है वो इम्बेलम के तौर पे दिखाई देता है, ठीक है। मयूर जो है ये सबसे पहली बार इम्बेलम के तौर पे इसमें अडॉप्ट किया गया था, या इसे माना भी गया है। सबसे पहले ग्रून पेडल ने मयूर की आकृति को लौरिया नंदनगढ़ का जो पिलर था उस पर देखा था, और उन्होंने जब इसे देखा और इसकी प्रेजेंटेशन को देखा, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है ये देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मौर्यों का राज चिन्ह हो सकता है। अब यहाँ सारी चीज़ें अंदाजे पर आधारित। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं ताकि बाकी चीज़ें भी दिखाई दें। और सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, मतलब मौर्यन हिस्ट्री को जानने के लिए हम कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करते हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो देयर आर 2 फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। एक तो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स में कई सारे हैं। पहला तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस नाम का ग्रंथ है, और गुंडीराज की टीका है, कमेंट्री है। ये दोनों ही जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये लोकल रूलर्स, माफ़ कीजिएगा, लोकल ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं। तो जो लोकल ऑथर या राइटर होते थे वो ज़्यादा सही चीज़ों को लिखते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कल्पनाएं होती थी, और विदेशी जो थे उनके अंदर कल्पनाएं ज़्यादा होती थी, मतलब उनके जो टेक्स्ट होते थे उसमें इमेजिनेशन का पोर्शन ज़्यादा होता था। तो विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, और गुंडीराज का कमेंट्री जो है ये मौर्यन एम्पायर पे लिखा गया है, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेगस्थनीज की इंडिका तो है ही है। इसके अलावा बौद्ध मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जो जैनिज्म के टेक्स्ट हैं उनसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। विष्णु पुराण से मिलती है। वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो पुराण हालांकि वैदिक साहित्य से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर सनातन साहित्य की बात करें तो उसमें विष्णु पुराण से हमें मौर्य डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो 18 महापुराण रचे गए हैं ना वो अलग अलग डायनेस्टीज़ पर आधारित, मतलब उसमें राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि पॉलिटी की सबसे पहली किताब कही जाती है भारतवर्ष के संदर्भ में, और सबसे उत्तम श्रेष्ठ। पतंजलि का महाभाष्य, उससे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सीमित मात्रा में मिलती है। सिर्फ जो चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट हुआ करता था जहाँ वो न्याय करता था या राजा वाला जो उसका फेज था, सिर्फ उतना ही दिखाई देता है। और 2 इसके कंटेम्प्रोरी लिटरेचर हैं जिसमें कि अनाहरुर है, इसके लेखक का नाम रुद्र शर्मन था जिसे कि मालूम नार भी कहा जाता था। और इसमें दोनों ही शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है, मतलब नंदों का भी प्राप्त होता है और मौर्यों का भी प्राप्त होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी भी जानकारी यहाँ से मिलती है। परिणार को आप देखें तो ये परिणार नाम का जो टेक्स्ट है इसके ऑथर का नाम कपिलार था, और इसमें भी मौर्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कश्मीर के क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरितसार, ये दोनों जो रचनाएं हैं इनसे भी मौर्य एम्पायर की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये तो हमने लिटरेरी सोर्सेज को देखा। अभी जो पुरातात्विक स्रोत हैं यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इसमें इंस्क्रिप्शंस ही हैं ढेर सारे, तो इससे क्या जानकारी मिलती है ये देखने वाली बात है। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो ज़्यादातर अशोक के ज़माने में है, उससे पीछे वाले नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन लिखवाने का शौक ये अशोक को ही ज़्यादा था। तो 40 इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक के प्राप्त हुए हैं। अब इसमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रतामन का है उसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये सौराष्ट्र प्रांत में दिखाई देता है, और सौराष्ट्र में अच्छा खासा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो मौर्य एम्पायर के द्वारा करवाया गया था। इसमें बताया भी गया है
कि दिस इज द ओनली इंस्क्रिप्शन इन विच अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य आर मेंशन टुगेदर। दोनों का एक साथ जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ यहीं पर दिखाई देता है, यानी किसमें, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है उसमें दादा और पोते दोनों का उल्लेख मिलता है। जो बांध उन्होंने बनवाया था सुदर्शन झील वगैरह, वो सारी जानकारियाँ यहाँ से मिलती। इसके बाद आप सोहगौरा इंस्क्रिप्शन को देख रहे हैं, तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के, लोकेशन इसकी जो है। और दिस इज द ओनली इंस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर मौर्यन पीरियड विच इज़ ऑन कॉपर प्लेट। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा इंस्क्रिप्शन है पूरे इंटायर मौर्यन एम्पायर का जो कि कॉपर प्लेट पर लिखा गया है। मतलब ये ताम्रपत्र लेख और ज़्यादा स्थायी है, धातु जो है वो ज़्यादा स्थायी होती है। हालांकि पत्थर भी होते हैं, लेकिन पत्थर पर जो उकेरा गया है ना, मतलब उस पर खोद के दर्ज किया गया है जो कुछ भी, तो वो चीज़ें स्टेबल रह नहीं पाती। इसके बाद आप महास्थान स्टोन इंस्क्रिप्शन को देख रहे हैं। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये ऑब्टेन किया गया था बागोर डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश का है, माफ़ कीजिएगा बोगरा डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश का है वहाँ से। मतलब पहले ये भारत का ही हिस्सा था, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर पूर्वी पाकिस्तान और उसके बाद फिर बांग्लादेश। तो इस तरह से देश का डिवीज़न हो गया, तो ये चला गया बांग्लादेश में। 1931 AD में इसको प्राप्त किया गया था और उस जमाने में देश एक था। अब इसके बाद महास्थान जो नाम है वो यहाँ पे पौंड्र नगर के ऊपर रखा गया है। मतलब पौंड्र नगर ये पहले पुराना नाम था और महास्थान उसी क्षेत्र को कहा जाता था, मतलब उसी के आसपास के स्थान को कहा जाता था, बड़ा दायरा था। और ये मौर्यन पीरियड में इस तरह का प्रोनाउंसिएशन मिलता है। दिस इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशन्ड ग्रेनरी, इसमें ग्रेनरी का भी उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। तो हर इंस्क्रिप्शन की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे आपने देखा जूनागढ़ वाले में चंद्रगुप्त और अशोक का एक साथ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही यहाँ पर ग्रेनरी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ जो है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। और नए जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसमें अगर आप देखें तो मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑन अ सील ऑब्टेन फ्रॉम भीरा रोपड़ लोकेटेड एट तक्षशिला रोपड़ मौर्यन फोर्ट सिटी एंड रेंज बिल्डिंग फ्रॉम भीटा इज लोकेटेड इन गंगा प्लेन या गंगीज प्लेन। तो गंगा का जो प्लेन है वहाँ से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और भी कई सारी जानकारियाँ हैं, इन्हें आप एक एक करके देख सकते हैं। मतलब भीरा जो है ये तक्षशिला में लोकेट करता है, तो यहाँ से हमें कुछ नए एविडेंसेस प्राप्त हुए। रोपड़ से प्राप्त हुआ है, रोपड़ में मुहर प्राप्त हुई है, सील प्राप्त हुई। और हाउस ऑफ गिल्ड जो है ये श्रेणी भवन किलाबंद, मतलब पूरा फोर्टिफिकेशन करवाया गया है, तो उस तरह का जो एक पूरा अर्बन प्लेस है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया को देखें तो इसमें महास्थान यानी बांग्लादेश वाला रीजन जो है वो है ही है, और उड़ीसा में शिशुपालगढ़ है। इसके अलावा चंद्रकेतुगढ़ नाम की जो जगह है, ये बानगढ़ और चंद्रकेतुगढ़, यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई पूरी जो बाउंड्री वाल है वो मिली हुई है। साउथ इंडिया में सन्नाती, कोंडापुर, माधवपुर जो है, यहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं जो कि मौर्य एम्पायर या मौर्यन जो एज थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनिएंट एमंग लिटरेरी सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ मौर्य। चाणक्य से ज़्यादा मौर्यों को कोई किसी और ने नज़दीक से देखा ही नहीं था, बल्कि मौर्यों को बनाने वाले ही चाणक्य थे। चाणक्य का अगर कुशल मार्गदर्शन नहीं रहा होता तो संभवतः इतना समृद्ध मौर्य साम्राज्य नहीं बन पाया होता। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर योग्यता तो थी ही, वो अपनी योग्यता की बदौलत इतनी आगे गया, लेकिन जो मार्गदर्शन होता है ना वो बड़ी चीज़ होती है। तो चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि मौर्य एम्पायर कैसा है, और उन्होंने ही इसे बाद तक बनाकर रखा जब तक वो जीवित रहे, यानी बिंदुसार के समय तक। और अशोक के समय में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हत्या कर दी जाती है। दोनों हो सकता है, क्योंकि चाणक्य के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। ये इतने ज़्यादा कुटिल, मतलब कूटनीतिज्ञ थे। कुटिलता का मतलब यहाँ कूटनीति से है कि अधिकतर लोग इनसे द्वेष रखते थे। तो बाद में राधागुप्त नाम के जो व्यक्ति हैं, मतलब ये भी आचार्य रहते हैं, योग्य रहते हैं। राधागुप्त को अशोक के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना पूरा सर्वे सर्वा बनाया जाता है, हालांकि वो उतने योग्य नहीं रहते। चाणक्य जैसा दूसरा फिर कोई नहीं हुआ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक रिटन ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे तो देखा जाए तो ये मूल रूप से पॉलिटी पर लिखी गई, लेकिन इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर इसको अर्थशास्त्र कहा गया। यहाँ जो अर्थ वर्ड है ना, उसका मतलब क्या है? अर्थ का मतलब सिर्फ आर्थिक से तात्पर्य नहीं है, यानी इकोनॉमी से नहीं तात्पर्य है, उसमें पॉलिटी भी जुड़ी हुई है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अर्थ का स्रोत क्या है? राज्य व्यवस्था ही तो है। राज्य व्यवस्था जब नहीं चलेगी तो अर्थ कहाँ से आएगा? तो इस तरह से सबको जोड़कर चाणक्य ने यहाँ पर कंपाइल किया है और अपना एक ग्रंथ लिखा है। संस्कृत के श्लोक इसमें है। और कौटिल्य इज आल्सो नोन एज मैकियावेली ऑफ इंडिया। इन्हें मैकियावेली भी कहा जाता है भारत का। तो ये इनके बारे में उपाधि आपने देखी। देयर आर टोटल ऑफ 15 अधिकरण। इसमें कितने अधिकरण है ये पूछा गया था, एक बार परीक्षा में आया था और कई बार पूछा जा चुका है। 15 अधिकरण इसके अंदर है, मतलब इसके भाग जो है वो 15 है। जैसे कांड आप देखते हैं, खंड देखते हैं, वैसे यहाँ पे अधिकरण 180 केसेस हैं जिन्हें की सब डिवीज़न आप कह सकते हैं, और इन्हें प्रकरण कहा जाता है हिंदी में। और संस्कृत का भी शब्द है प्रकरण, तो उसी मूल रूप में अगर आप जानेंगे तो भी सही है, और नहीं तो फिर अंग्रेजी वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ दिया है। तो ये सब डिवीजन्स हैं और 6000 वर्सेज हैं। ये पूरा जो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ है, यहाँ इकोनॉमिक्स के नाम से दिया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स इसका नाम नहीं है, इसका मूल नाम है अर्थशास्त्र, और वही नाम अंग्रेजी में भी चलेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो किताब है इसमें 6000 वर्सेज हैं, 15 अधिकरण यानी पार्ट है और 180 केसेस यानी सब डिविजन्स हैं। ये आपको इसका डिवीजन मतलब इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन या इसका स्ट्रक्चर है वो मालूम होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे रिटन इन स्टाइल ऑफ अनदर पर्सन, इसे अनदर पर्सन वाले स्टाइल में लिखा गया है, इसमें बातचीत वाली शैली नहीं है। डॉक्टर श्याम शास्त्री फर्स्ट पब्लिश इट इन 1909, इसको सबसे पहले पब्लिश कराने का जो श्रेय है वो डॉक्टर श्याम शास्त्री को दिया जाता है। उससे पहले ये पब्लिकेशन के फॉर्मेट में नहीं थी, पांडुलिपि के रूप में थी। अब यहाँ एक टेबल बनी हुई है, टेबल में द फॉलोइंग अर्थशास्त्र इज डिस्क्राइब इन द बुक। यहाँ थोड़ा लिखने का स्टाइल गलत है। द फॉलोइंग तीर्थ, ये जो तीर्थ शब्द है ये असल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को दर्शाता है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे। तो द फॉलोइंग तीर्थ इज डिस्क्राइब इन द बुक अर्थशास्त्र कंपोज्ड बाई कौटिल्य। तो यहाँ पर जो दोबारा अर्थशास्त्र ये ऊपर वाला लिख दिया है ना, इसकी जगह पे तीर्थ होगा। अब नीचे टेबल बनी हुई है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लिखी हुई है और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो दिया हुआ है। तो तीर्थ की जगह पे आप देखें, मिनिस्टर जो होता था ये असल में मतलब मंत्री की जो हैसियत है वो प्रधानमंत्री की होती थी। प्रीस्ट जो होता था ये हेड ऑफ रिलीजन और चैरिटी, मतलब दोनों का काम देखता था। कमांडर का काम क्या था, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को ये पूरा संभालता था। प्रिंस जो होता था, अब यहाँ इसका मूल नाम आप जानिए, तो जो प्रिंस होता था यानी इसे युवराज कहा जाता था। तो युवराज जो होता था ये असल में राजपुत्र होता था, मतलब ये रॉयल फैमिली से कम बिलोंग करता था। राजा का बेटा ना भी हो तब भी ये राजसी परिवार से संबंध रखता था। इसके बाद दौवारिक जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख रहे हैं, ये स्टेट गेट गार्ड होता था, मतलब ये दौवारिक माने द्वार से संबंधित। तो ये राजकीय द्वार रक्षक होता था। राज्य का जो महाद्वार होता था मतलब मेन गेट होता था, उसको ये प्रोटेक्ट करता था। समाहर्ता कौन था, यहाँ आप देख रहे हैं ये अंतर्वैदिक करके दिया हुआ है, तो अंतर्वैदिक को पहले देख लेते हैं। ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, मतलब जो पैलेस अटेंडेंट है उसके तौर पे इसे दर्शाया गया। लेकिन पैलेस में भी कौन सा पार्ट, जहाँ पे रानियाँ रहती थी, मतलब जहाँ बड़ी बड़ी पटरानियाँ और बाकी जो सामान्य रानियाँ हैं, यानी कुल मिलाकर स्त्रियों का निवास, जो राजसीय स्त्रियाँ होती थी उनका जहाँ निवास होता था उसको ये प्रोटेक्ट करता था, उसकी देखरेख करता था। इसके बाद आप देखें यहाँ पे चीफ कलेक्टर का नाम दिया है, यानी जिसे समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य एम्पायर में समाहर्ता कहते थे। तो ये कलेक्टर ऑफ, यहाँ इसे ऊपर कर लेते हैं, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू होता था, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। सन्निधाता का काम क्या होता था, तो ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, मतलब स्टेट ट्रेजरर होता था, इसे आपने देखा। और भी है, यहाँ आप देखिए प्रशास्ता है, तो प्रशास्ता जो था ये प्रिजन प्रेसिडेंट होता था, मतलब जेल का अध्यक्ष होता था, जेलर होता था। और प्रदेष्टि को आप देख रहे हैं, तो प्रदेष्टि जो है ये कमिश्नर होता था। तो आज के समय से आप इन पोस्ट को कंपेयर कर लीजिए, मतलब आप समझिए कि आज का जो हमारा प्रशासन है वो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा अलग नहीं। इसके बाद इसके राइट साइड वाले पार्ट को देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो व्यवहारिक, ये पहला प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं। व्यवहारिक कौन होता था, ये चीफ जस्टिस होता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति होते हैं, तो उसी तरह से। इसके अलावा हालांकि सबसे सर्वोच्च न्यायमूर्ति या चीफ जस्टिस का जो एकदम से हाईएस्ट पोजीशन था वो तो राजा के पास होता था, यानी अंतिम निर्णय राजा का होता था। और मौर्यन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, यानी राजा पर केंद्रित था। तो यहाँ आपने देखा। इसके बाद नायक जो है ये नगर रक्षा का काम करता था, मतलब पूरा हेड ऑफ सिटी डिफेंस इसका काम वो देखता था। और कर्मांतिक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री और इंडस्ट्री का ये देखरेख करता था, उससे संबंधित मैनेजमेंट का काम करता था। अब ऐसा नहीं है कि अकेले यही व्यक्ति अकेला पूरा काम देख लेता था, ये बड़ा अधिकारी होता था और इसके अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे जो एम्प्लॉई हैं या कर्मचारी हैं वो काम करते थे। इसके बाद आप देखें यहाँ कर्मांतिक के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या करती थी, तो ये चेयरपर्सन इसमें होते थे जो कि किसी महत्वपूर्ण बात पे सलाह करते थे, आपस में चर्चा करके कोई डिसीजन लेते थे। दंडपाल, ये आप नीचे देखें, दंडपाल जो होता था ये मिलिट्री कलेक्टर होता था। और दुर्गपाल जो होता था ये प्रोटेक्टर ऑफ फोर्ट्रेस होता था। दुर्गपाल से आप वैसे भी समझ सकते हैं, दुर्ग को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता था, यानी जो फोर्टिफिकेशन होता था उसकी सुरक्षा करता था। और अंतपाल जो होता था ये गार्ड ऑफ बॉर्डर फोर्टिफिकेशंस, ये ज़्यादा खतरनाक काम होता था, मतलब जो सीमावर्ती किले होते थे, एकदम बॉर्डर वाले किले होते थे, वहाँ पर इसे तैनात किया जाता था या इसका पूरा मैनेजमेंट का जिम्मा होता था। मतलब मरेंगे तो पहले यही मरेंगे, जैसे BSF का काम होता है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, तो जहाँ जहाँ सीमाएं होती हैं वहाँ ये प्रोटेक्शन देते हैं। और पहले जब हमला होता है तो तत्काल आर्मी थोड़ी ही वहाँ आ जाएगी, पहले तो जो वहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है वही जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन इनके साथ भी होती थी। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पे कर्णिक का नाम है, ठीक है। ये कर्णिक जो, ये कर्णक या कर्णिक, इन्हें दोनों प्रोनाउंसिएशन यहाँ दिया गया है। ये लेखक होते थे, लेकिन लेखक भी कैसे, तो सरकारी दस्तावेजों को लिपिबद्ध करते थे, मतलब मॉडर्न डे में देखा जाए तो रजिस्ट्रार की पोजीशन उनकी होती थी, ये रजिस्ट्रार होते थे। और पौर जो होते थे ये क्या है, तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते थे या मोरल कंडक्ट इन सिटी के तौर पे भी इन्हें देखा जाता था। तो ये सारी पोस्ट है जिन्हें कि तीर्थ कहा जाता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करती हैं और इनका जो प्रेजेंट मीनिंग है उसको भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर बस करते हैं इस वीडियो को
और अगला पार्ट जो है उसमें आगे की चीज़ों को देखेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।